नमस्कार सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग बायो माइंड पे एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। अगर लेवल हमें ठीक करना है कि mRNA के कोडिंग रीजन पे बेस ट्रिपलेट जो कोडोन है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ कोड करता है, और इन अमाइनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, और पॉलीपेप्टाइड जो होती हैं वो प्रोटीन्स ही होती हैं। तो व्हेन वी आर फैमिलियर विद द definition of this particular process, now we are going to discuss about what are the various requirements for the formation of the proteins। तो सबसे पहले ज़रूरतों के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो हमें चाहिए, और वो चाहिए हमें अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। हमें ये पता है, यही अमाइनो एसिड्स जो होते हैं जुड़ जुड़ के प्रोटीन्स जो है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे इन्वेंशंस डिस्कवरीज हैं, आजकल ब्लॉग्स पढ़ते हैं तो उनमें देखा है, सुनने को मिलेगा कि देयर आर मोर देन 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार इन दी अमाइनो एसिड पूल। लेकिन वहाँ से हम ये बात और जान लें कि ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स, एंड दोज अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड द प्रोटीनियस अमाइनो एसिड्स। और ये जो प्रोटीनियस अमाइनो एसिड्स हैं जिनका नंबर है 20, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। इनको हम प्रोटीनियस अमाइनो एसिड्स बोल देते हैं। तो ये अमाइनो एसिड चाहिए हमें 20 प्रकार के, प्रोटीन बनानी है तो। उसके बाद और क्या चाहिए हमें? और इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है हमें चाहिए डीएनए, जो स्पेसिफिसिटी कंट्रोलर है। डीएनए फॉर स्पेसिफिसिटी कंट्रोल। कैसे करता है स्पेसिफिसिटी कंट्रोल? डीएनए अपने जो स्ट्रैंड्स हैं, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रैंड्स के अंदर स्पेसिफिक जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है एनकोडेड फॉर्म के अंदर रखता है, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन ही जो है उनकी फॉर्मेशन करना चाहता है। तो किस तरह की प्रोटीन बननी चाहिए? वो ही प्रोटीन बननी चाहिए जो डीएनए चाहता है, जो एग्जैक्टली सेल के अंदर लोकेटेड है, उनमें किसी भी तरह की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए डीएनए जो है स्पेसिफिसिटी कंट्रोलर का काम करता है सेल में रहते हुए। इसके बाद और क्या चाहिए हमें? और चाहिए हमें टाइप्स ऑफ आरएनए। हमें जो आरएनए के डिफरेंट 3 टाइप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है आरएनए के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। उस दौरान हम जो है इनकी डिटेलिंग पे वहाँ जा सकते हैं। तो 3 तरह के एमआरएनए जो हैं जिनको हम पढ़ते हैं, वो तीनों के 3 हमें यहाँ पे चाहिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट है सबसे एमआरएनए। क्यों? क्योंकि एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए है, इसका जो कोडिंग रीजन है वहीं पे ये जो स्पेसिफिक कंजिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कोडोन कहलाते हैं, उनके साथ ही जो है नाइट्रोजनस ये जो अमाइनो एसिड है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स, इनको जुड़ना होता है और पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, इसकी भी डिटेल स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि ये टीआरएनए करता क्या है कि डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको अमाइनो एसिड पूल से उठाकर ले जाता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहीं प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, और इसके बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। और हमें क्या चाहिए? आरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है, और जब ये स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो ये फॉर्मेशन करता है राइबोसोम्स की। और राइबोसोम्स जो हैं अगली हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम यूँ कहते हैं अब हमारे को रिक्वायरमेंट है राइबोसोम्स की। तो ये जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये राइबोसोम्स जो होते हैं कहाँ लोकेटेड होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। राइबोसोम्स जो हैं, एक चीज़ हम याद रख लें, इसकी 2 यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज यूनिट, दूसरी होती है स्मॉल यूनिट। तो हमने कहा कि इसकी सब यूनिट है, मैं इसको लेबल कर रहा हूँ और मैंने इसको कहा दिस इज़ लार्ज यूनिट, और सेकेंड जो यूनिट है दिस इज़ कॉल्ड एज द स्मॉल यूनिट। एक चीज़ हम जान लें कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ये दोनों सब यूनिट जो होती हैं सेपरेटेड रहती हैं साइटोप्लाज्म में, और इनकी यूनियन तब ही होती है जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत है तब जो है ये दोनों यूनिट जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो हैं
पैक्ड होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आके लाई करती हैं। और ऐसा करने में इनकी हेल्प करते हैं जो मैंगनीज पॉजिटिव आयंस हैं, ये ऐसा करने में जो है इनकी हेल्प करते हैं, इनको एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं। और जब एक चीज़ हम याद रख लें, यहाँ पे हम इस चीज़ को समझ लें कि एक जो स्मॉल सब यूनिट है और दूसरी जो है जिसको हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट जो होती हैं ये mRNA का जो कोडिंग रीजन है उसके ऊपर जो है लाई करती हैं। जैसे हमने ये सपोज कर लें, हमने mRNA का कोडिंग रीजन जो है ये बना लिया है और ये स्मॉल यूनिट है, नीचे लार्ज सब यूनिट है। तो इसी तरह से स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट एक दूसरे के क्लोजली जो है आके लाई करती हैं। इनमें गैप रहता है और वो गैप रहता है अराउंड 340 एंगस्ट्रॉम का, इतना इनके बीच में गैप होता है। और ये इस तरह से जो राइबोसोम की स्मॉल और सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट जो है एक दूसरे के साथ आके लाई करती हैं, तो इनसे बहुत सारी राइबोसोम्स की एक चेन बन जाती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स, या फिर हम उनको पॉलीसोम्स भी कह देते हैं, पॉलीसोम्स। तो ये वहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये हम जान लें कि mRNA जो है बीच में रहेगा और उसके ऊपर लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट जो है वो प्रेजेंट रहेगी। थोड़ी सी डिटेल स्ट्रक्चर उनके बारे में बात करेंगे, मैंने ये डायग्राम पहले बनाए हुए हैं तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ पहले हम ये बात कर लें यहाँ पे कि जो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में अटैच होती हैं, तो यहाँ पे इनके पास अपनी कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं और ये स्पेसिफिक साइट्स जो होती हैं अपना स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करती हैं। जैसे इस साइट की यदि हम बात करते हैं, इस साइट को सबसे बाद में डिस्कवर किया गया है, अब हम यूँ नहीं कह सकते हैं कि रिसेंटली डिस्कवर्ड है, टाइम हो चुका है। तो इस साइट को हम क्या कहेंगे, एग्जिट साइट है। एग्जिट साइट का फंक्शन क्या है, यहाँ से ही शुरू करके आगे चल पड़ेंगे, बता रहा हूँ। तो एग्जिट साइट जो है ये क्या करती है कि जब पॉलीपेप्टाइड की चेन बन चुकी होती है, उस पॉलीपेप्टाइड की चेन को बनने के बाद ये क्या करती है, एक रास्ता देती है जिससे वो अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि बहुत एडजेसेंटली और क्लोजली लाई करते हैं न्यूक्लियर पोर्स के साथ, तो जो पॉलीपेप्टाइड बनेगी वो न्यूक्लियस में चली जाए, जिसका पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस और दूसरी चीज़ें उसके बाद उसमें की जा सकें। उसके बाद एक ये पी साइट है और इसको हम बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट। ट्रांसफर साइट, आप इसके बारे में भी बात कर लें हम कि इसका फंक्शन क्या होगा। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट क्या करती है, जो टीआरएनए का बेसिक फंक्शन ये होता है कि टीआरएनए जो है अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड पूल से उठाकर लेके आता है, राइबोसोम्स तक लेके आता है। तो राइबोसोम्स के साथ जो अटैच करने में उनको ये पी साइट जो है, पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट जो है, ये हेल्प करती है। और ए जो है, जो रिमेनिंग एक साइट और रह गई है, इस साइट को हम बोलते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफर साइट। तो ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर जो साइट है, इसका क्या काम है ये भी देख लेते हैं। क्योंकि जब डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनएज डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को लेके आ रहे होंगे, और क्योंकि पी साइट ने उनको जोड़ने के लिए साइट प्रोवाइड करवा रखी है, तो ये जो नेक्स्ट जो पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए अमाइनो एसिड आ रहा है उसको वहाँ बाइंड करवाने में हेल्प करवाता है, जिसको हम क्या करें, अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज साइट। और एक चीज़ हम देख लें, समझ लें कि जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे के साथ है। जैसे हमने कहा कि दिस इज स्मॉल सब यूनिट, इसको डायग्राम को और हम समझ लें, स्मॉल सब यूनिट। जैसे हम ATS के केस में अगर लेके चल रहे हैं तो ये स्मॉल यूनिट मैंने 40S यहाँ पे लिख दी है, और दूसरी ये लार्ज सब यूनिट है जिसको हमने 60S फॉर्म में लिखा है। ये जब एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होती हैं तो हमने यहाँ पे बताया कि ये क्या है, mRNA के ऊपर जो है दोनों ये लाई करते हैं। तो mRNA यहाँ पे है, ये mRNA का कोडिंग रीजन है। तो जो कोडिंग रीजन होता है mRNA का, वहाँ पे जो कंजुगेटिव नाइट्रोजनस बेस्ड जो ट्रिपलेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोडोन कहते हैं। और जो ये कोडोन होते हैं, इनके कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होते हैं वो टीआरएनए के रिकॉग्निशन साइट के ऊपर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन कहते हैं। एंटीकोडोन।
तो वहाँ पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट है। और हम ये देख लें, समझ लें कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जो है उसके बीच में एक ग्रूव होती है, एक छोटा टनल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी टनल लाइक स्ट्रक्चर से ये ई साइड जो है एग्जिट करने में हेल्प करती है किसकी, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ही है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे टीआरएनए को शो किया है, ये टीआरएनए हमने शो किया है, ये ग्रूव है, तो जब यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आते हैं और अमाइनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन होती है, उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं बनते हैं, उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो वो चेन जब बनती है तो इस टनल के थ्रू यहाँ से एलिमिनेट की जाती है, और ये जो हमने यहाँ पे ड्रा किया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वो साइट है जिनके ऊपर राइबोसोम्स लाई करते हैं, तभी वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर जो कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे हमने कहा ये सिस्टोने हैं, इसके बाद ट्यूब्यूल्स हैं, और फिर वेसिकल्स होंगे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होगा न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू सीधे न्यूक्लियस में। तो यहाँ से ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बनती है और फिर वहाँ पे नीचे पास ऑन होती है। तो ये सारी जो है हम बात कर रहे थे कि ये सब चीज़ें जो हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी जब हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसलेशन। आगे क्या होता है, इस मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म को भी हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए समझेंगे और ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाएंगे चीज़ों को। तो आप आगे देखिए, अब जब हम फैमिलियर हो गए हैं कि व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रांसलेशन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म, हाउ इट हैपन्स। तो उसके बारे में बात करेंगे हम सीधे ही बिना टाइम लिए हुए। और इसके लिए देखें, हम समझें कि जब भी सिग्नल रिसीव होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो दो सब यूनिट है राइबोसोम्स की जो अलग अलग हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगती हैं। और ऐसा करने में हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि जो मैंगनीज आयन होते हैं ये उनकी हेल्प करते हैं। और पहला जो स्टेप होता है इस मैकेनिज्म के अंदर वो होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड जो होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स, और जो ये अमाइनो एसिड्स हैं इनको एटीपी के साथ जो है जुड़ जाना है एंजाइम की प्रेजेंस में, जिससे होगा क्या कि ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये एंजाइम के साथ मिलके अमाइनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है उसकी फॉर्मेशन कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा जो है ना हम यहाँ से चीज़ों को समझेंगे कि हमें पता है कि जब अमाइनो एसिड्स की एक्टिवेशन हुई है और नेक्स्ट स्टेप उसके बाद क्या है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का है। तो टीआरएनए की चार्जिंग की यदि हम बात करें तो उसके अंदर होता क्या है कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टीआरएनए की जो रिएक्टिव साइट है जो थर्ड एंड के ऊपर है उसके साथ अटैच उसको होना होता है। क्योंकि यदि हम देखें, वैसे तो हमने पहले वीडियो में उसके ऊपर जो है डिटेल में चर्चा की है, लेकिन हम यूँ कहते हैं कि उसकी जो एक रिएक्टिव साइट है टीआरएनए की, एक उसके पास अपना राइबोसोमल साइट है, एक उसके पास जो है रिकॉग्निशन एंड है, और रिकॉग्निशन एंड जो होता है, रिकॉग्निशन एंड के साथ उसके पास एक एंजाइम साइट भी है। तो हमने जनरली जैसे स्ट्रक्चर को पढ़ा है, और ये थर्ड जो प्राइम एंड है यहाँ पे इसकी रिएक्टिव साइट होती है, और ये जो रिएक्टिव साइट है इस रिएक्टिव साइट के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन ये बेस ट्रिपलेट है, और इसके साथ जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होता है। ये क्या करता है, ये जो रिएक्टिव साइट है इस रिएक्टिव साइट के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसको रिकॉग्नाइज करके ये अपने साथ अटैच कर लेते हैं। तो जब अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब आगे क्या हो, जब टीआरएनए चार्ज हो गया है तो टीआरएनए के चार्ज होने के साथ, क्योंकि टीआरएनए जब चार्ज होगा तो वो भी एंजाइम और इसी तरह से इनऑर्गेनिक आयंस की फॉर्मेशन कर लेगा। तो जब टीआरएनए चार्ज होगा, टीआरएनए को अब निकल जाना है कहाँ से, न्यूक्लियस से। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में हो रही है, और कहाँ हो रही है, राइबोसोम्स के पास। और राइबोसोम्स जो है अब जो है एक दूसरे के साथ जो है ना आ गए हैं, नज़दीक आ गए हैं, और उन्होंने तैयार कर लिया अपने आप को प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो अब टीआरएनए वहाँ से पिक करेगा अमाइनो एसिड को और ले आएगा, कहाँ ले आएगा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जब ये यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे हम दोबारा से अपने आप को फोकस कर लें। हमने कहा है कि ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज साइट है, सबसे पहले अमाइनो एसिड जो है यहाँ पे आके जो है अपने आप को जोड़ता है, टीआरएनए जो उसको लेके आया है।
अब एक क्योंकि वहाँ पे अमाइनो एसिड आया है, इस तरह से टीआरएनए जो है वैरायटी ऑफ टीआरएनएज हैं देयर इनटू दी कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियर सैप के अंदर बहुत हैं। तो दूसरा जो टीआरएनए का मॉलिक्यूल है वो फिर रिकॉग्नाइज करेगा स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस को और बेसिस के हिसाब से, कोडोन और एंटी कोडोन के हिसाब से, और वहाँ से पिक करेगा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को और ले आएगा। कहाँ पे ले आएगा? यहाँ राइबोसोम्स के पास, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होनी है, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं हम। क्योंकि अब हमें पता होना चाहिए कि जैसे एक जनरल चीज़ को हम समझ लें कि जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर सेंट्रल कार्बन एटम है, एक उसके पास अमाइनो ग्रुप है, हम यूं उसको लिख दें, एक अमाइनो ग्रुप उसके पास है, एक उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक उसके पास हाइड्रोजन है, और एक जो है एल्कीन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप है, और दूसरा अमाइनो एसिड जो है उसके पास भी इसी तरह की अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे हम समझ लें कि एक अमाइनो एसिड जो अपना अमाइनो ग्रुप है वहाँ से हाइड्रोजन को डोनेट करता है, और दूसरा जो अमाइनो एसिड है एडजेसेंट इसके साथ जो पिक करके लाया जाएगा वो डोनेट करता है इसके साथ OH। तो OH प्लस H मिलते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है, और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जब पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब जो है प्रोटीन की चेन जो है उसकी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म जो है शुरू हो चुका है। अब होगा क्या कि एक बार जब पेप्टाइड सिंथेसिस हुई, हमने पता कर लिया कि किस तरह से रिएक्टिव साइट ने रिकॉग्नाइज किया स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, वहाँ से कैरियोलिम्फ से, कैरियोप्लाज्म से ले आए कहाँ? राइबोसोम्स के ऊपर। और राइबोसोम्स की जो स्पेसिफिक साइट्स हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करती हैं टीआरएनए के, जैसे हमने पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेंस साइट की बात करें हम। इसके बाद क्या होता है? इलोंगेशन होती है। इलोंगेशन किन की हो? पॉलीपेप्टाइड चेन की हो, क्योंकि अब जो है एक बॉन्ड यदि बन रहा है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे हम, 2 बन रहा है डाई, 3 बन रहे हैं ट्राई, और बहुत सारे बनेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। और जब पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड का मतलब ही क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जब बननी शुरू हो गई है उसकी इलोंगेशन जो है ना कैसे हो? एक चीज़ और मैं यहाँ पे जो है ना ऐड करना चाहूँगा कि जब इनिशिएशन होती है, इनिशिएशन के टाइम पे ही ऐड करें हम, क्योंकि हमने पता है हमने ये सीख लिया है, जान लिया है कि ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट mRNA का जो कोडिंग रीजन है उसके ऊपर आके अपने आप को जोड़ लेती हैं। और जो mRNA है ये mRNA के अपने जो है ये मिथाइलेटेड ग्वानिन कैप है, ये पॉली ए टेल है, और यहाँ पे जो है जिसको हम कहें इनिशिएशन कोडोन है, और इनिशिएशन कोडोन यहाँ पे क्या है? AUG है। तो ये इनिशिएशन कोडोन जो है एग्जैक्टली इनिशिएट करवाता है, किसको इनिशिएट करवाता है? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को इनिशिएट करवाता है। और जो mRNA का जो ये कोडिंग रीजन है, इसकी जो लेंथ है उसी हिसाब से ही जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसकी लेंथ जो है डिटरमाइन की जाती है। तो हमने अब करना क्या है कि जैसे इलोंगेशन होगी, इलोंगेशन में क्या होगा कि और ज़्यादा अमाइनो एसिड जो हैं वहाँ से लेके राइबोसोम्स के ऊपर लाए जाएंगे। और अब क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक बार पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है तो ये अमाइनो एसिड जो ट्रांसफरेज साइट है ये क्या करती है? एक साइट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से अनदर जो कैरिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो ला के जोड़ सकें, और ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स जो उनकी फॉर्मेशन हो सके, और जो चेन बननी है प्रोटीन की वो इलोंगेट हो सके। तो ये काम किसका होता है? अमाइनो एसिड ट्रांसफरेज साइट का होता है। अब जब क्योंकि चेन जो है लगातार जो है बन चुकी होती है, और हम जैसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये जो कोडिंग रीजन है mRNA का, इनके ऊपर जो स्पेसिफिक कंजिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस हैं उनको हमने कोडोन किया है, कहा है, और टीआरएनए जो है उसके जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंटी कोडोन। तो ये जो है स्पेसिफिक जो कंजिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं ये ही एग्जैक्टली जो एक जेनेटिक कोड की तरह काम करते हैं, और यही जेनेटिक कोड जो होता है स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को जोड़ के। तो इसकी इलोंगेशन तब तक होती रहती है जब तक ये अप्रोच नहीं करता है कहाँ? टर्मिनेटर साइट पे। और टर्मिनेटर साइट के ऊपर कौन है? टर्मिनेटर कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन। ये टर्मिनेशन कोडोन में जो हमने यहाँ पे लिख दिए ये सारे टर्मिनेशन कोडोन ही हैं, UAA, UGA, UAG। तो ये टर्मिनेशन कोडोन है। जैसे ही अब जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही थी वो अप्रोच कर जाती है टर्मिनेटर या टर्मिनेशन कोडोन को, तो अब क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है, सिंथेसाइज हो चुकी है, उसको यहाँ टर्मिनेशन एंड के ऊपर टर्मिनेशन कोडोन के थ्रू टर्मिनेट किया जाता है, टर्मिनेट हो जाती है। और जो अब
प्रोटीन बनी है पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन में, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आ जाती है कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, और वहाँ से वो न्यूक्लियर सैप न्यूक्लियर पोर से होते हुए न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है। तो ये जो है सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, सिंपल प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस को लेके, जिसको